स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है झारखंड बोर्ड क्लास 10 के जितने सारे विद्यार्थी 4 फरवरी 2026 को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में अभी जो क्वेश्चंस आप सभी को बताने वाले हैं ये 30 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं, जिससे दोस्तों आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक जानकारी आपको बताएंगे कि कैसे आप सभी को बुकलेट को भरना है, कैसे आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिएगा तो दोस्तों यहां पर आपका पंजीयन संख्या है, पंजीयन वंश है, ठीक है। रोल कोड है, रोल नंबर है, इसका आप लोग नीचे देखिएगा तो लिपि है, इसके बाद आपका तिथि है और आपका दिव्यांग है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप सभी को जो है यहाँ पर एग्जामिनर होम में, ठीक है, ये सारा चीज आप सभी को फिलअप करना है। प्योर आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा उसमें से सारा चीज को देखना है और यहाँ पर एक एक करके सारा जानकारी को फिलअप करना है। जैसे पंजीयन संख्या में आपका किस वर्ष आपका पंजीयन संख्या हुआ, ठीक है, पंजीयन वर्ष आपको लिख देना है, रोल कोड आपके स्कूल का लिखना, रोल नंबर आपका जो एडमिट कार्ड है उसका लिखना है। हिंदी में एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग यहाँ पर देवनागरी लिखिएगा, इंग्लिश में दीजिएगा तो आप लोग रोमन लिखिएगा। डेट आप सभी दे दीजिएगा 4 फरवरी 2026, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को जो है यहाँ पर आगे का चीज भरना है। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं आज की इस वीडियो के सबसे मोस्ट वायरल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारा प्रश्नों को सही तरीका से सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो आप सभी के पास कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा कि प्रश्न 1 से लेकर के 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। यानी कि सेक्शन ए का जो पार्ट होगा ये आप सभी का कैसा होगा, तो आप सभी का बहुविकल्पीय का जो पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आप सभी का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कहता है एक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ करके 1 से 4 तक का सही विकल्प का चयन करना है। गद्यांश के साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, ठीक है। उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबंध देखा जा सकता है। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है, केवल इतना ही नहीं वरन एक जाति के साहित्य उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर बढ़ता रहता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य को पुष्टि करती है कि, ठीक है, विरागत काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखा गया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस गद्यांश के द्वारा कुछ पूछे गए प्रश्न का जवाब क्या क्या होगा। तो गद्यांश दोस्तों, साहित्य को समाज का दर्पण क्या कहा जाता है, साहित्य को दोस्तों समाज का क्या कहा जाता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर शुरू में ही आपका लिखा गया है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका किसी भी प्रकार का पैसेज इसी प्रकार से आपको क्या करना होता है, सोल्व करना होता है, ठीक है। बिल्कुल भी अच्छी तरह से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा, इस तरह का आप लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम में लिखिएगा, पहला ऑप्शन ऐसे लिख दीजिएगा और इस प्रकार से आप लोग दर्पण लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीवन की अभिव्यक्ति क्या है। तो जीवन की अभिव्यक्ति हम लोग अभी पढ़े साहित्य के बारे में, ये जो है गद्यांश से दिया गया है। तो जीवन का अभिव्यक्ति क्या हो जाएगा, आपका साहित्य हो जाएगा। चलिए हम लोग इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे साहित्य को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साहित्य में हमें किन भावों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। साहित्य में दोस्तों हम लोग कई प्रकार की प्रतिबाधाओं को देख सकते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रकार का जातीय हो गया, जो कि विभिन्न जातियों के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि साहित्य के किस काल में अंतर देखा जाता है। तो दोस्तों विगागत काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, चारों प्रकार का काल गद्यांश में सम्मिलित था। तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से गद्यांश बनेगा, कोई से भी प्रश्न रहे आप लोग उसको आराम से बना सकते हैं। आगे बढ़ेगा तो काव्यांश आपको मिलेगा। काव्यांश दोस्तों यहाँ पर 5 से लेकर के 8 तक का सही विकल्प का चयन करना है। इस प्रकार से देखिए काव्यांश दिया गया है यहाँ पर कि विघ्नों का डल, ठीक है, दर चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे, अब न रहेंगे दलित, दिन हम कहीं किसी से हीन न होंगे, शूद्र स्वार्थी की खातिर हम तो कहीं न गर्हित कर्म करेंगे, पुष्प भूमि या भारत माता जग की हम तो भीख न करेंगे, मिश्री मधुल मेवा फल सारे देते हमको सदा यही है,
कदली चावल अन्य विविध और सिर सुधामय लुटी रही है। तो कुछ इस प्रकार के काव्यांश दोस्तों, काव्यांश को पढ़ के उसको उत्तर का लगाने का तरीका क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। कहता है कि किसके आने पर भयभीत ना होंगे। तो विघ्न हो गया, बाधा हो गया, किसी भी प्रकार की संकट हो गया आपके जीवन में, इसको दोस्तों जब भी आता है तो इससे आप लोग डरे नहीं, इसका सामना करें। जैसे आज एग्जाम है, आज आप लोग अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से सब क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, तो दोस्तों आने वाला रिजल्ट दिन आप लोग बहुत ही खुश रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन से कि भारतवासी किसकी खातिर गर्हित कर्म निर्दयी कार्य नहीं करेंगे। तो दोस्तों शुद्ध स्वार्थ के कारण नहीं, कि खुद का स्वार्थ की खातिर नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप सभी आगे बढ़िएगा। 7 नंबर, कवि क्या आशा करता, तो कवि आशा करता है कि भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे, मतलब किसी से हीन की भावना ना रखेंगे, किसी को ऊंचा नीचा ना दिखाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बढ़िएगा, तो कहता है कि भारत माता हमें क्या देती है। तो भारत माता हमें दोस्तों क्या देती है, खाने की विविध वस्तुएं को प्रदान करती है, ठीक है। इस प्रकार से डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको गद्यांश पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और 8 नंबर आपको जो है अच्छी तरह से पक्का करना है, बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चंस को पढ़ करके। 9 नंबर प्रश्न को चलिए हम लोग बढ़ते हैं और कहता है माँ भोजन बना रही है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया भेद है। तो माँ भोजन बना रही है, क्या कर रही है, तो काम कर रही है जी। किस चीज का काम है, भोजन बनाने का। जब तक भोजन बनाएंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे कैसे, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो आप लोग कुछ ना कुछ तो खाकर ही जाएंगे, ठीक है। और अच्छी तरह से एग्जाम दीजिएगा, किसी प्रकार का टेंशन आप लोग ना लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम आपका सबसे अच्छा जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि कौन सा वाक्य है अकर्मक क्रिया का उदाहरण। अकर्मक क्रिया बोले तो जिसमें आपका कर्म नहीं होगा, ठीक है, जिसमें क्रिया की कोई भाव नहीं होगी। और अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया दोस्तों आपका 2 नंबर एग्जाम में पक्का करके जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बच्चा सो रहा, सोना ये किसी भी प्रकार का काम नहीं है, ठीक है। सो रहा है तो क्या काम कर रहा, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि वह पानी पी रहा, क्या पी रहा, पानी पी रहा। विक्रम उपन्यास पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है। रीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है। तो इस प्रकार से जहां पर भी क्रिया मिल जाए, कर्म मिल जाए, वहां पर आप लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया, जहां पर ना मिले वहां पर आप लोग कहेंगे अकर्मक क्रिया। 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाच्य और शेष कौन सा उपवाच्य होता है। तो देखिए हम आप सभी को बता देते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होता है। एक आप सभी का जो प्रधान होता है, दूसरा आप सभी का क्या होता है, तो उस पर आश्रित होता है। जैसे कि हम लोग एक सेंटेंस को देखें, यदि आज आप लोग मेहनत करेंगे तो कल आने वाला दिन आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो कल वाला रिजल्ट कैसे बेहतर होगा, तो जब आप लोग आज मेहनत को कीजिएगा। आज आप लोग रात भर पढ़ करके जाग करके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करके एग्जाम में तहलका मचा करके आइएगा, तब आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर आपका जो आश्रित वाक्य है, ठीक है, आश्रित उपवाच्य, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक आपका प्रधान होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है, इसी को हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर है, यदि परिश्रम करेंगे तो अवश्य फल हो जाओगे, ठीक है, अवश्य सफल हो जाओगे। यह कौन सा वाक्य है, ये दोस्तों उपवाक्य है। क्या है, उपवाक्य। उपवाक्य ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 13 नंबर, हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है। तो हमें अपनी सभ्यता पर और संस्कृति पर गर्व है, दोनों पर गर्व है ना, हाँ हम लोग दोनों पर गए। और इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग संयुक्त क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन से कि आम का एक अर्थ होता है फल, दूसरा अर्थ क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि आम आदमी है, क्या कहते हैं, आम माने सामान्य हो गया। एक आपका दोस्तों कर, कर का मतलब होता है, एक आपका टैक्स होता है, और दूसरा आपका क्या होता था, दूसरा आप सभी का हाथ होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण। भाववाच्य, भाव माने भाव प्रदान कर रहा है, ठीक है, भाव माने भाव प्रदान कर रहा है। घोड़ा दौड़ता है, कुछ भी प्रकार से नहीं। किसान हल चलाता है, तो सकर्मक क्रिया हो गया। माँ से चला नहीं जाता, क्या कर नहीं जाता, माँ से चला नहीं जाता, यहाँ देखिए भाव प्रदान किया जा रहा है। आम बहुत मीठा है, हमने बहुत खाया, क्या खाया, बहुत खाया। तो जहां पर भी इस प्रकार की सेंटेंस मिले उसको हम लोग कहते हैं भाववाच्य, कहते हैं भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 16 नंबर, माता पिता कौन सा समास है।
देखिए दिन, दिन हो गया, रात हो गया, माता हो गया, पिता हो गया। इस प्रकार का जब भी सेंटेंस आपको देखने को मिले, आप लोग आंख मूंद के बोलिएगा सर जी ये द्वंद्व समास है। कौन सा द्वंद्व? द्वंद्व बोले तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आ चुका है आप सभी का गद्यांश, जो कि दोस्तों आप सभी की किताब से लिया गया है। गद्यांश को पढ़ना है, 17 और 18 दो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। गद्यांश कहता मैं काली हूं बचपन से दूरबीन और ठीक है मरियाल हूं, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, जो बचपन से मुझे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वास्थ्य हसमुख बहिन सुशीला से ही, हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ही, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा करनी दी। ठीक है, इस प्रकार का गद्यांश आपके दिया गया है, जो कि एक कहानी यह भी से लिया गया है। वही पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश कहां से लिया गया है, तो यह कहानी एक भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर बरी है। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखका के मन में कैसी भाव थी? हीन की भावना थी, नीच की भावना थी, कि मुझे नीचा दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लॉक कीजिए, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का जो है यहां पर आ चुका है, यहां पर आ चुका है और आपका 19 से लेकर 20 तक का प्रश्न का जवाब देना है, जो कि काव्यांश है बुक का है। बादल गरजो घेर घोर घन घनाघर धराधर पर, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विरछू छवि और नवजीवन वाले, फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, ये इस प्रकार से लिया गया है। तो प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? उत्साह से लिया गया है, अट नहीं रही से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अब कहता है कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो कविता में जो बादल है दोस्तों, बादल आता है तो पौरुष और क्रांति का प्रतीक होता है। ठीक है, पौरुष क्रांति का। देखिए अभी बहुत सारे विद्यार्थी के मन में होगा सर यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में से टिक कैसे लगा हुआ है? तो टिक इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन से जो आपका लीक हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इसलिए लाया गया है ताकि आप लोग समझ सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन देता है और आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। ठीक है, हाई रहता, लो रहता। तो हिंदी का बहुत ही अच्छा पैटर्न रहता है। आप लोग 30 में 30 उड़ा करके आइएगा, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? तो बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए दोस्तों बालाजी मंदिर में, यानी कि आप सभी का जो है बालाजी किनको बोलते हैं? तो बजरंगबली को। ठीक है, बूढ़ा मरियाल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो कैप्टन चश्मे वाला, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी संगमरमर की, उस पर आपका चश्मा बदलने का कार्य वो करता था। ठीक है, चलिए जो कि हलदार साहब उसको देखते रहता था। देखिए हिंदी में अगर आपको स्टोरी याद है तो क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के दे दे, आप लोग उसको बना सकते हैं। बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे? तो दोस्तों इसका जो उम्र था वो 60 वर्ष का था। किनका? बाल गोविंद भगत का। ठीक, चलिए और इनका पूछा जाता है कि चरण उत्कर्ष कब देखा गया? जब इनका इकलौता बेटा मरा था। ठीक है, इनका बेटा कैसा था? सुस्त और बोदा सा था। इनकी बहू कैसी थी? सुभग सुशील बहू थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 24 कहानी लेखक के लिए आवश्यक है। तो देखिए विचार हो गया, पात्र हो गया, घटना, तीनों हो गया, तो डी वाला बोलेगा सही वाला। ठीक है, चलिए अब 25 नंबर श्री राम ने किस धनुष को तोड़ा था? श्री राम ने जो है किसके धनुष को तोड़ा था? तो शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था श्री राम भगवान ने। ठीक है, चलिए आगे 26 गोपीय ने कई करोड़ी ककरी के समान किसे बताया है? ककरी के समान दोस्तों योग संदेश को बचाया। ठीक है, उद्धव जब दोस्तों योग संदेश लेकर आती थी तो गोपियां कैसी हो जाती थी? तिलमिला जाती थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी आगे बढ़िए 27 नंबर कवि के अनुसार छाया को छूना क्या होता है? छाया को छूना मतलब दुख की प्राप्ति होना। जैसे बोला जाता है कि भूली बिसरे यादों को हमेशा याद करके हमेशा दुख ही मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर कहता है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि का कौन सा एकटक निहार रहा है? एकटक मतलब एकाएक निहार रहा है, वैसे जो मुर्दों में जान डाल सके, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। तो शिशु आप लोग याद रखिए। ठीक है, देखिए जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहा है वो भी क्वेश्चन सोच सकता है आपका एग्जाम में आएगा, तो वो सारा क्वेश्चन को आप लोग सुनते रहिएगा। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? तो दूसरी आपका इंग्लैंड की रानी थी, इंग्लैंड की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी। अब देखिए आखिरी नंबर भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ नाम था। ठीक है, जो कि शिव पूजन सहाय जी का ही यहाँ पर चित्रण किया गया है। ये क्या करते थे? तो नाटक करते थे। ये भी क्वेश्चंस आप सभी का हो सकता है आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग ऐसे याद रखिए। ठीक है, क्या करते थे? तो हजमेलियों के साथ खेलते थे। एक दिन सांप के बिल में पानी डाल दिए, उसके बाद माँ के आंचल में जाकर के छुप गए। तो यही तो है माता का आंचल। ठीक है,
तो ये रहा दोस्तों 30 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू। बाकी आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्टिव में आपका जो है यहाँ पर आपका क्या रहेगा, तो एक पैसेज ही रहेगा, पैसेज को आराम से पढ़ना, 12 नंबर पक्का, ठीक है। फिर आपका जो है 3-3 नंबर का प्रश्न रहेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हम लोग मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।